दिस इज SARS-CoV-2। यह कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। इसका बाहरी सतह मुकुट में लगे कीलों की भांति है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। कोविड-19 वायरस SARS-CoV-2 से फैलता है, जो मुख्यतः गले और लंग्स को प्रभावित करता है। आखिर में कोरोना वायरस ग्रहण करने के बाद शरीर में क्या होता है, शरीर में निमोनिया होने का क्या कारण है और वैक्सीन कैसे काम करता है। कोरोना वायरस खुद को बढ़ाने के लिए जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वायरस के अंदर की आनुवंशिक सामग्री में खुद की प्रतियां बनाने की जानकारी होती है। प्रोटीन का आवरण आनुवंशिक सामग्री के लिए एक कठिन सुरक्षात्मक घेरा प्रदान करता है, क्योंकि यह वायरस संक्रमित लोगों के बीच यात्रा करता है। वायरस का बाहरी आवरण शरीर की कोशिकाओं के बाहरी झिल्ली के साथ विलय करके संक्रमित करता है। इस सतह पर ही प्रोटीन मॉलिक्यूल की कीलें उभरी रहती हैं। यह कीलें स्वस्थ शरीर की कोशिकाओं में घुसने के लिए चाबी का काम करती हैं, जहां यह अपने आंतरिक तंत्र का इस्तेमाल नए वायरस के घटकों का निर्माण करने के लिए करता है। संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने या छींकने से ड्रॉपलेट्स के साथ वायरस आपके मुंह और नाक तक पहुंच जाता है। वहां से यह फेफड़ों में चला जाता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद यह गले, नाक और फेफड़ों की कोशिकाओं के संपर्क में आता है। वायरस का कील संग्राहक कोशिका की झिल्ली पे ताले और चाबी की तरह फिट बैठ जाता है, जिसके चलते यह वायरस शरीर की कोशिका में प्रवेश कर जाता है। कोरोना वायरस को मेजबान सेल के नाभिक में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सीधे मेजबान सेल के जरूरी हिस्सों तक पहुंच सकता है, जिसे राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम वायरस से मिले आनुवांशिक जानकारी का उपयोग वायरस प्रोटीन बनाने के लिए करता है, जैसे कि वायरस के सतह पे कीलें बनाना। उसके बाद आपके सेल की पैकेजिंग संरचना स्पाइक्स को कोशिकाओं में ले जाता है, जो आपके कोशिका के बाहरी परत की झिल्ली के साथ विलीन हो जाता है। एक नया वायरस बनाने के लिए सभी आवश्यक भाग अपने सेल की झिल्ली के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर एक नए वायरस का जन्म होता है। अब हम यह समझेंगे कि वायरस फैलने के साथ शरीर में निमोनिया के लक्षण कैसे विकसित हो जाते हैं। इसके लिए हमें फेफड़े को समझना होगा। प्रत्येक फेफड़े के अलग अलग खंड होते हैं, जिसको लोब कहते हैं। नॉर्मली जब भी हम सांस लेते हैं तो ये ट्रैकिया से होके ब्रोंकाई में जाता है। उसके बाद ये ब्रोंकियोल्स में पहुंचता है। फाइनली यह एल्वियोलाई में चला जाता है। इसकी संरचना काफ़ी लचीली होती है। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये बैलून की तरह फूल जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह सिकुड़ जाती है। एल्वियोलाई छोटे ब्लड वेसल्स से घिरी रहती हैं, जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। सांस के साथ जो ऑक्सीजन आता है वो कैपिलरी के अंदर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से होते हुए एल्वियोलाई में आता है। वहाँ से यह सांस छोड़ते समय बाहर निकल जाता है। आपके श्वास नली में सबसे अधिक कीटाणु बलगम के चलते होते हैं, जो ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में पाए जाते हैं। स्वस्थ शरीर में बालों की भांति सीलिया होती हैं, जो लगातार कीटाणुओं और बलगम को श्वास नली में धकेलती रहती है। जब आप खांसते या छींकते हैं तो ये बाहर जा सकता है। आमतौर पर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं उन वायरस और कीटाणुओं पर हमला कर देती हैं, जो बलगम और सीलिया से होते हुए एल्वियोलाई में प्रवेश कर जाती हैं। हालांकि यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, जैसे कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में, वायरस आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है और आपके ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई फूल जाते हैं। जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली वृद्धि करने वाले वायरस पर हमला करते हैं, तब एल्वियोलाई के सूजन वाले स्थान को तरल पदार्थ से भर देती है, जिससे आपके शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे आप लोबर निमोनिया विकसित कर सकते हैं,
जहां आपके फेफड़ों का एक लोब प्रभावित होता है, या आपको ब्रोंको निमोनिया हो सकता है जो दोनों फेफड़े के कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है। निमोनिया के कारण सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द, खांसना, बुखार और ठंड लगना, उलझन, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान हो सकता है। इसके कारण इससे भी अधिक गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे दम घुटना। इस परिस्थिति में रोगी को सांस लेने में मदद करने के लिए एक मशीन की आवश्यकता होती है, जिसे वेंटिलेटर कहा जाता है। ये ऐसी मशीनें हैं जो जान बचाती हैं और चिकित्सा उपकरण कंपनियां वर्तमान में इनका उत्पादन तेजी से कर रही हैं। इस तरह के लक्षण कई अन्य बातों पर भी निर्भर करते हैं, जैसे कि आपकी आयु, या आप पहले से उस तरह के हालात में रह के आए हो इत्यादि। यह सब काफ़ी डरावना लगता है। हालांकि कोरोना वायरस का वैक्सीन विकसित करने का प्रयास तेजी से चल रहा है। अन्य कोरोना वायरसों के अध्ययन से अधिकांश शोधकर्ता यह मानते हैं कि जो लोग इससे उबर चुके हैं उनको SARS-CoV-2 संक्रमण से एक समय की अवधि तक पुनः संक्रमण से बचाया जा सकता है। कुछ अध्ययनों से यह पता चलता है, लेकिन इस धारणा को पुख्ता साक्ष्य की जरूरत है। कोरोना वायरस के खिलाफ एक संभावित टीका के लिए कई अलग अलग दृष्टिकोण हैं। मूल विचार से यह है कि आपको एक शॉट मिलेगा जिसमें वायरस के बेहोश संस्करण शामिल होंगे। यह वैक्सीन आपके शरीर को उस वायरस के संपर्क में लाएगा जो संक्रमण पैदा करने के लिए बहुत कमजोर होगा, लेकिन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत मजबूत होगा। कुछ हफ्तों के भीतर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं मार्कर बनाएंगी, जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं, जो केवल कोरोना वायरस या विशेष रूप से इसके स्पाइक प्रोटीन के लिए विशिष्ट होगा। इससे एंटीबॉडीज वायरस जुड़ते हैं और इसे आपकी कोशिकाओं से जुड़ने से रोकते हैं। आपका प्रतिरक्षा तंत्र तब एंटीबॉडीज के संकेतों का जवाब देता है और विषाणुओं के गुच्छे को नष्ट कर देता है। जब आप बाद में वास्तविक वायरस के चपेट में आते हैं, तब आपका शरीर इसे पहचान कर नष्ट कर देता है। दूसरे शब्दों में, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अब प्राइम हो चुकी है। क्या यह तरीका संभव, सुरक्षित और प्रभावी है? इस पर साक्ष्य एकत्र करने में शोधकर्ताओं को इसका वैक्सीन विकसित करने में इतना लंबा समय लग रहा है। महामारी के बीच वैक्सीन विकसित करने के लिए यह समय के खिलाफ एक दौर है। टीके के विकास में प्रत्येक चरण में आमतौर पर कई महीने या वर्ष लग जाते हैं। एक इबोला वैक्सीन 5 साल में तैयार करके रिकॉर्ड तोड़ा गया था। उम्मीद है 12 से 18 महीनों में रिकॉर्ड तोड़ नए कोरोना वायरस के लिए एक टीका विकसित किया जाएगा। यह सब होने में समय लगेगा। तब तक घर पर रहें और जितनी बार संभव हो अपने हाथों को धोना न भूलें, कम से कम 20 सेकंड तक अवश्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।